हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि आपने मेरे लास्ट व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। थैंक यू सो मच। तो लास्ट व्लॉग में शायद से मैंने आपको बताया था कि घर पे थोड़ा बहुत रिनोवेशन का काम चालू है। यहाँ पे देख सकते हो ये सब रिपेयरिंग का काम भी है और साथ ही साथ हम घर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, घर के लुक को थोड़ा डिफरेंट और चेंज करने के लिए। और ये उमर ने सारी दीवारों का ये बुरा हाल कर दिया था, तो पेंटिंग तो करवाना ही, साथ ही साथ हम लोग थोड़ा ये सब चेंजेस कर रहे हैं। तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि इतने ज़्यादा दिन लग जाएंगे। हमने सोचा था ये सब 2-4 दिन में निपट जाएगा और बच्चों की हॉलीडेज़ भी चल रही थी गणेशा के फेस्टिवल की, बट इन्होंने खींचते खींचते 1 हफ़्ता कर दिए। और साथ में मैंने जो क्लीनिंग की थी वो सब वेस्ट हो गई मेहनत। ये सारी डस्टिंग हर दूसरे दिन हो रही थी, बट क्या कर सकते हैं, खाना बाहर का रोज़ रोज़ हर दिन नहीं खा सकते हैं। तो बीच बीच में हम लोग बाहर का भी खा रहे थे और खाना बनाना भी पड़ रहा था। और ये सारे पसारे और कचरे के साथ में वीडियो भी शूट करके अपलोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने जो कर सकती थी वो करके अपलोड कर रही थी। और इन सब कामों के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान भी थी मैं, क्योंकि गांव में मैं बताई थी आपको मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे 10 डेज से। और ये 25 सितंबर को बच्चों की स्कूल रीओपन हो गई थी, तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था। तो इस तरह से मैंने चिकन टिक्का मसाला दही में मिक्स करके रात में मैरिनेट कर दिया था और सुबह में इसी से मैंने बच्चों का सैंडविच बना के दे दिया था, चिकन सैंडविच। और ये सैंडविच भी बहुत टेस्टी होता है। उसके लिए सिर्फ रात में मैंने चिकन को लो फ्लेम पे कुक कर लिया था। और आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ब्रेड्स निकाल लेने के बाद आप ब्रेड के पॉकेट को ट्विस्ट करते हुए इस तरह से फोल्ड कर देंगे उल्टा, तो आपकी ब्रेड जो है वापस से अच्छे से सील हो जाएगी। अगर आपके पास भी सुबह में टाइम नहीं रहता है और आप इस तरह के चिकन सैंडविचेस बनाना चाहते हैं तो आप मेरी तरह चिकन का मैरिनेशन पहले से ही तैयार करके फ्रीज़र में रख दें। और जब भी आपको बनाना हो रात में आप उसको निकाल के गरम कर ले लो फ्लेम पे। आपको सैंडविच बनाना रहेगा तो इस तरह से फिलिंग आपकी रेडी रहेगी। बस इसको मैश कर ले या फिर फोक की हेल्प से आराम से इसके श्रेड्स बना सकते हो मेरी तरह। तो मैंने ब्रेड के बेस पे सबसे पहले मेयोनीज, केचप और ग्रीन चटनी जो कि सैंडविच समोसे के साथ खाते हैं वो चटनी ऐड कर दी है। और अब ये जो फिलिंग हमने बना के रखी थी इसको ऊपर से जितना चाहे उतना ऐड कर दें और स्प्रेड कर ले। ये सब डेली रूटीन तो चल रहा था, बट मेरा दिमाग एक जगह, दिल और दिमाग नहीं था। बस वही टेंशन हो रही थी कि गांव में अम्मी की क्या हालत होगी। कई तरह के दिल में ख्याल आ रहे थे कि कहीं ये लोग गांव में मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, मम्मी की तबीयत ज़्यादा सीरियस तो नहीं है। इन सब वरीज में मेरे सारे काम इस तरह से इम्परफेक्ट हो रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अच्छे से ये मायोनीस और चटनी केचप को स्प्रेड नहीं किया था, फिर बाद में मैंने स्प्रेड कर लिया इस तरह से। तो ये महके सैंडविच तो तैयार हो गए और मैं सोच रही थी जैन के भी एक साथ बना के बस यहाँ से निकल जाऊँ किचन से और जल्दी से अम्मी से बात कर लूँ या गांव में किसी से उनकी खैरियत पूछ लूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है तो उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, क्योंकि ऑलरेडी उनको पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और वो ज़्यादा सीरियस नहीं होते थे इन सब बातों और अभी भी ऐसे ही करते हैं। जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं और हद से ज़्यादा होता है तब जाके डैडी या भाई को बताते हैं। ये सब सोच के बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी मैं। और मेरे भाई और डैडी ने बोला था कि डॉक्टर बोले हैं ऑपरेशन करने के लिए उनका, यानी ऑपरेशन भी करना ज़रूरी है और वो करवा नहीं सकते क्योंकि उनका शुगर लेवल फ्लैक्चुएट हो रहा था। और फिर डैडी ने फ़ोन किया कि अभी 2 दिन में उनको डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर्स बोले हैं दवाई से ही जो भी अवॉइड करना है अवॉइड करेंगे या फिर दूसरा कोई और सोल्यूशन नहीं है। ये सब सुन के मेरे हस्बैंड भी जब उनको मालूम पड़ी ये बात, वो मुझे फ़ौरन लेके निकलने के लिए रेडी हो गए। भले बच्चों को छुट्टी स्कूल की मिले या ना मिले, पास अपने आंटी रहते हैं जो मैं लास्ट वीडियो में बताई थी, हम उनके घर गए थे, उनको लाके घर पे छोड़ देंगे और हम लोग जाके मालूम करके आते हैं कि डॉक्टर इतनी जल्दी डिस्चार्ज अचानक से क्यों करवा रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हो गई। और मेरे हस्बैंड भी जानते हैं अम्मी के नेचर को कि वो ज़्यादा तकलीफ रहेगी तो भी कम ही बताएंगे। अम्मी अपने दोनों दामाद से कभी सामने बात नहीं किए हैं, बट उनकी खातिर नवाजी में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। जब हम लोग बच्चों के स्कूल की समर हॉलीडेज में जाते थे अम्मी के यहाँ पे ही रुकते थे और 1 हफ्ते तक तो मेरे हस्बैंड भी वहीं रुकते और
महीना मैं वहाँ पे जाके रुकती थी और मुझे कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती थी, ना बाहर से कुछ ख़रीद के लाने की, ना खाना बनाने की। इवन बच्चों को खाना भी टाइम से खिलाना सब अम्मी कर लेते थे। टाइम से खाना देना, तैयार करना, खुद से खाने बनाना। और उनके दोनों दामाद अभी भी उनके खानों की तारीफ़ करते हैं, यानी मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड, दोनों को पता है वो किस तरह के दस्तरख्वान लगाते थे अपने दामादों के लिए। हर दस्तरख्वान पे 2-2 3-3 डिशेस होती थी, मीठे 2-2 होते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी बेटियों और दामादों का ख्याल रखा है। ये सब 5 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। फिर धीरे धीरे करके 5 सालों में उनकी हालत आज इतनी बुरी है कि वो अपने लिए भी खाना बना के खाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। और हम बेटियां भी अपने अपने घरों में बिजी हो गई हैं और हम दोनों के दोनों गाँव से दूर है। और हमारे हस्बैंड्स भी उनकी बहुत कदर करते हैं, इनकी ये सब बातें उनको भी पता है, तो इसलिए ये लोग भी पीछे नहीं हटे। मेरी बड़ी बहन हस्बैंड यानी मेरे जीजू ने भी जैसे ही उनको खबर मिली कि अम्मी हॉस्पिटलाइज हो गए हैं तो फ़ौरन नेक्स्ट डे ही दीदी को भेज दिए थे। और वो 1 हफ्ते के करीब हॉस्पिटल में आके अम्मी के पास रुके हुए थे और अम्मी अभी 2 दिन में डिस्चार्ज होने वाले थे। तो इसलिए हमने ये प्लान करके फ़्लाइट की टिकट करवा लिए थे और रिटर्न टिकट नहीं करवाए थे क्योंकि सिचुएशन देख के हमको कराना था। और गाँव में सिर्फ मेरा भाई था और उनकी बीवी बहुत छोटी उम्र की लड़की है, 17-18 ईयर्स में उनकी शादी हुई थी और अभी उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। उनके लिए तो अम्मी की देखभाल या उनकी और दीदी के लिए हॉस्पिटल खाना बना के भेजना ये सब नामुमकिन था क्योंकि भाई भी गवर्नमेंट जॉब करता है तो डे नाइट ड्यूटी करके वहीं से चला जाता था अम्मी को देखने के लिए। ईद मिलादुन नबी थी थर्सडे 28 सितंबर को और घर का रिनोवेशन का काम 1 दिन पहले ख़त्म हुआ था तो ठीक से सफाई भी नहीं हो पाई, ना ही घर में कोई डेकोरेशन मैं कर पाई थी और ना ही मूड भी बन रहा था कोशिश करने के बावजूद भी। तो फिर नेक्स्ट डे हमने फ्राइडे के दिन पूरी पैकिंग कर ली थोड़ी बहुत और सैटरडे को हम निकल गए, मैं, मेरे हस्बैंड, साथ में मेरा बेबी उमर को लेके। और 1 दिन पहले फ्राइडे को ही आंटी को हम ला के छोड़ दिए थे तो इस सब में बहुत ज़्यादा फास्ट टाइम निकल गया और हम पहुंच गए गांव। सैटरडे शाम होने से पहले पहुंच गए और हॉस्पिटल में जाके अम्मी से मिलकर आए। और डॉक्टर्स तो हमें नहीं मिल पाए थे उस टाइम पे, डॉक्टर्स चले गए थे। तो नेक्स्ट डे हम गए संडे को मिलने के लिए और डॉक्टर से बात हो गई तो डॉक्टर बोल रहे थे इतना कुछ सीरियस मैटर नहीं है, बस सोल्यूशन था, उनकी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जो कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस प्रॉब्लम के लिए बस ऑपरेशन ही सोल्यूशन था या फिर टैबलेट से भी उनको अवॉइड कर सकते थे। तो ये सारी टैबलेट्स हमने ले लिए वहीं पे, मैं, मेरे भाई ने। तो मैंने सारी वीडियो कैप्चर कर ली थी ताकि गोलियाँ इतनी सारी खिलाने के लिए कुछ मिस्टेक ना हो जाए। इस तरह से जब भी हम लोग जाते हैं तो वीडियो कैप्चर कर लेते हैं और उनसे अच्छे से क्लियरली पूछ लेते हैं क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग जो है हम लोग को समझ में नहीं आती है और टैबलेट जो है इतनी ज़्यादा होती हैं उनकी। स्टार्टिंग में तो उनकी 15 to 17 टैबलेट्स होती थी, यानी दिन में तीनों टाइम 17 टैबलेट्स खाना पड़ता था। इसलिए इस तरह से हम लोग वीडियो बना के रख लेते हैं और कोई कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो फिर ये देख के हम दवाई दे सकें। और साथ में हर दवाई के ऊपर इस तरह से किस टाइम पे कौन सी दवाई देनी है लिखा के ले आ जाते हैं और इस तरह से अगर मेडिसिन पे लिखा रहेगा तो कोई भी दवाई बना के उनको दे सके। और जब से वो बीमार हुए हैं उनको इस जगह पे शिफ्ट कर दिए हैं। हमारा जो पहले वाला घर था वो एकदम मेन रोड पे था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, ट्रैफिक, नॉइस वो सब रहता था तो उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रहा था। इसलिए इस जगह पे हमारे बहुत सारे दूसरे भी रिलेटिव्स रहते हैं तो यहाँ पे आके अम्मी को शिफ्ट कर दिए हैं। जब उनको कोरोना अटैक हो गया था उस टाइम से और उनको इन्फेक्शन मॉडरेट से ऊपर हो गया था और ये हम आ गए हैं अपने आंटी के घर और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह होता है सुबह में। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज है संडे और हम आ गए हैं आंटी के घर पे सोने के लिए। उन्होंने हमें बुला लिया था रात में और यहाँ की प्यारी प्यारी सुबह का आपको नज़ारा करा देते हैं। गेट के बाहर चल के देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ का माहौल कितना शांत है गांव का और ऐसी होती है गांव में सुबह। फजर के टाइम में सबके सब जगे हुए होते हैं घरों में।
ये है हमारे आंटी। सो गाइस, आंटी कैमरे के सामने आना नहीं चाह रही। आंटी के घर के पास में ही अम्मी अब्बा वो लोग का घर है, वो देखने के लिए और अभी अम्मी इसके सहारे से चलना स्टार्ट किए हैं वापस से, नहीं तो बिल्कुल भी उनका बाहर निकलना और घर के अंदर भी चलना फिरना बंद हो गया था बहुत महीनों से। तो ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो कैप्चर कर ली। आप भी अम्मी की सेहत के लिए दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी पहले के जैसे हो जाए। और ये उमर और उनके डैडी ऊपर चढ़ गए छत पे और इसे वो भी इंजॉय कर रहे हैं बाहर सुबह सुबह की धूप। सपोर्ट किया है। और ये 2 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अम्मी बिना सपोर्ट के चल रहे हैं। फिर हम वापस आंटी के घर आ गए। उन्होंने नाश्ता बना के तैयार कर लिया था और हमें बुलाए थे। और ये आप सुन सकते हो गाना चल रहा है। उम्मू गाड़ी चलाना है, उम्मू गाड़ी चलाना है, चलो। आप में से किस किस ने अपने बचपन में इस तरह के गाने सुने हैं मुझे बताना, आप अगर कमेंट करके बता सकते हो तो। फिर ये आंटी ने गर्मा गर्म हमारे लिए खाना बनाया था और ये सब था नाश्ते में उपमा, लेमन राइस और इसके साथ में ऑमलेट। और शाम में भाई वो लोग सब आ गए थे। और ये था ABCD का न्यू वर्जन मेरी प्यारी भतीजी हुरैन का। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में आंटी ने हमारे लिए पराठा और एग भुर्जी बनाए थे। तो हम सुबह सुबह फ्रेश होके नाश्ता करके आ गए यहाँ पे मलाबार गोल्ड में, क्योंकि जो मेरी पुरानी वाली बैंगल थी ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी और कट भी हो गई थी इस तरह से, इसलिए मुझे ये एक्सचेंज करना था। तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं था मुझे चॉइस करने के लिए, तो 2-4 आइटम्स जो पसंद आए थे उसमें बस सेलेक्ट करना था। जब तक मेरे हस्बैंड इसका हिसाब किताब कर रहे हैं तब तक यहाँ की आप डिज़ाइन देख सकते हो। तो ये वाला मेरे हस्बैंड को पसंद आया है। तो गांव में कुछ इस तरह से हमारे 2 दिन निकल गए और अगले दिन हम सुबह आ गए बस में रिटर्न मुंबई जाने के लिए। और ये आप देख सकते हो इस बस में टॉयलेट भी अवेलेबल होता है क्योंकि एयरपोर्ट जाने वाली बस है। बस में 3.5 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद भूख लगने लगी थी नाश्ता करने के बावजूद। तो फिर ये नंदिनी उपचार का और साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा होता है, तो हम मसाला डोसा खाए थे। 5:15 बजे की फ़्लाइट थी और हमारे पास 3 घंटे बाकी थे, तो हम यहाँ वेटिंग लॉन्च में वेट कर रहे हैं। और ये उमर को देखिए ये क्या कर रहा है, फ़ोन पे इस तरह से बात करना सीख रहा है। उसके डैडी को काम से रिलेटेड बहुत सारे कॉल्स अटेंड करने होते हैं, तो ये सब देख देख के उसने सीखा है। सही बोलते हैं कि बच्चे जो देखते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, तो वही हुआ है उमर के साथ भी। ये देखिए कितने अच्छे से वो बात करना सीख गया है। फ़्लाइट से 15-20 मिनट पहले बोर्डिंग पास मिलती है।
हम जब भी KFC खाने जाते हैं तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये हलाल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने सारे सेंटर्स के हलाल सर्टिफिकेट्स इन्होंने हमें दिखाए, फिर हम खाए आराम से और फिर चले गए स्टारबक्स में। और ये ऑफ़र चल रहा था स्टारबक्स की कॉफ़ी का, तो ये 1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर तक का ऑफ़र था क्योंकि इंटरनेशनल कॉफ़ी डे था। तो ये सारे फ्लेवर्स 250 ग्राम्स के मिल रहे थे, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसके साथ ही साथ स्टारबक्स के इस तरह के मग्स पे भी ऑफ़र चल रहा था। तो और साथ में बॉटल, सिपर्स, ये सब अवेलेबल थे, ये भी ऑफ़र में इन्होंने रखे थे यहाँ पे, आप देख सकते हो। अभी हम आके बैठ गए हैं अपनी सीट पे और आप बाहर देख सकते हो। और ये अकाशा एयरलाइन से हमने टिकट करवाई थी जो काफ़ी अच्छी थी, कंफर्टेबल सीट्स भी थी और स्पेशियस भी थी। इंडिगो जैसी होते हैं उससे मोर देन बेटर थी। और ऊपर ये आप देख सकते हो सनरूफ भी है, सनरूफ खुला हुआ है, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। इस तरह का ये रूफ था, ऐसे लग रहा था जैसे बाहर से आसमान नज़र आ रहा है। और ये बाहर आप देख सकते हो इस तरह से लगेज अंदर डाला जाता है। जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुई हमने उमर का मिल्क फीडर रेडी रखा था तो उसको फ़ौरन दे दिया। इस तरह से आप याद रखें जब भी फ़्लाइट टेक ऑफ होती है आपके साथ अगर इन्फेंट्स या बेबी हैं तो आप इस तरह से फीडिंग करा दें। एंड इवन बड़ों के लिए भी कुछ ना कुछ कैंडीज वगैरह निगलते रहना चाहिए, इससे कानों में कोई भी पेन या दर्द की शिकायत नहीं होती है। ये हम आ गए ऊपर और ऊपर से व्यू देखिए सिटी का, ये है बेंगलोर सिटी, देख सकते हो ये बेंगलोर सिटी कितनी हरी भरी नज़र आ रही है। और अभी टेक ऑफ होने के साथ उमर भी सो गया है। और पॉपुलेशन में भी मुंबई के बाद सेकेंड नंबर पे बेंगलोर सिटी आता है, इसीलिए बेंगलोर को सेकेंड मुंबई कहते हैं। बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो अनाउंसमेंट हो रही है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी मोबाइल लैपटॉप्स यूज़ कर सकते हैं। और साथ में जलपान सेवा भी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। देखते ही देखते आधे घंटे में बादलों के ऊपर आ जाते हैं और सिटी का व्यू बंद हो गया और इस तरह से बादल नज़र आना शुरू हो जाते हैं खूबसूरत। जब भी मैं फ़्लाइट में बैठती हूँ तो ये एक्सपीरियंस कर लेती हूँ कि जब बर्ड्स और ईगल्स आसमान की ऊंचाई पे उड़ते हैं तो उन्हें किस तरह से फील होता है। और ये जो बादलों की दुनिया बाहर नज़र आ रही है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो हम ज़्यादातर रोड ट्रैवल्स करते हैं बट मेरी बेटी महक और जैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे पहले जब वो फ़्लाइट में बैठते थे तो। और मुझे ट्रेन की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें आप आराम से बैठ भी सकते हो, लेट भी सकते हो, चल फिर भी सकते हो। और साथ में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें पैक करके लेके जाना और साथ में नेचर के व्यू को एंजॉय करते हुए खाते पीते हुए जाना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सी ट्रैवलिंग पसंद है मुझे बताना। पहुंचने वाले थे मुंबई और हम 8:15 बजे रीच हो गए थे और घर पहुंचते पहुंचते हमें 10:30 बज गए। तो कुछ ऐसी थी हमारी अक्टूबर मंथ की फर्स्ट वीक की शुरुआत। तो हमने इस व्लॉग में अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स के साथ में कुछ बुरे मोमेंट्स भी शेयर किए हैं ताकि आप हमारे लिए दुआ कर सको और हम भी आपके लिए ज़रूर से दुआ करेंगे। हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक शेयर भी कर दें। सो सी यू सून फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और पूरा रास्ता उमर सोते हुए आया है। अभी हम लैंड होने वाले हैं हमारे होम सिटी मुंबई में।